प्राणी नमः संस्कृताय। आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं वर्णों के उच्चारण स्थान। ठीक है, तो संस्कृत में वर्णों की संख्या 42 हम लोग जानते हैं, जिसमें 33 जो हैं व्यंजन है और स्वरों की संख्या 9 बताए गए हैं। ठीक है, तो उसे स्मरण करने के लिए आपको ध्यान से यहाँ देखना है, अधिक चिंता करने की बात नहीं है। तो सबसे पहले हम लोग पहला देखेंगे, पहला क्या कहता है। तो पहला नंबर पे बोला है अकूह विसर्जनीय नाम कंठः। इतना ही है आपको याद करना। क्या है? अकूह विसर्जनीय नाम कंठः। अकूह से मानना है क्या? अब देखिए, बोला अकूह विसर्जनीय नाम कंठ। कंठ यानी कंठ। अब जो है अ से क्या बोलना है? अ से आकार है। कु यानी कवर्ग। तो याद रखेंगे, जहाँ पर भी ऐसे मिलेंगे कु चू टू तू ऐसे मिलते जाएंगे, तो उससे मतलब रखना है कि वर्ग का जो है पहला अक्षर है यानी वर्ण है, और इसी वर्ण को आधारित बनाकर उसका नाम रखा गया है। तो बोला अ से आकार, अ से क्या हो गया? अ से आकार, और कु से बोला कवर्ग। कु से क्या बोला? तो कु से है कवर्ग, तो हो गया आकार और कवर्ग। क्या हुआ? आकार और कवर्ग। इसके बाद क्या लिखा है? ये देखिए, आकार कवर्ग के बाद लिखा है हकार। क्या लिखा? हकार। तो आकार कवर्ग एवं हकार यहाँ है, और हकार के बाद देखिए विसर्ग है। क्या है? विसर्ग। तो बोलेंगे अकुह विसर्जनीय नाम कंठः। क्या है? अकुह विसर्जनीय नाम कंठः। बोलिए सभी लोग, अकुह विसर्जनीय नाम कंठः। अब कहता है इसे क्या बोलेंगे? अकार कवर्ग हकार विसर्ग। क्या बोले? अकार कवर्ग हकार विसर्ग। यानी आकार, आकार का मतलब होता है कि अ जितने प्रकार के हैं, अ का उच्चारण स्थान। तो आप 10वीं वर्ग में हो तो जानिए क्या अ और अपैया, आकार का मतलब अ अपैया हो गया। कु मतलब हो गया कवर्ग। कवर्ग में कितने वर्ण? तो 5, तो हो गया क ख ग घ अंग। यानी कवर्ग में जितने वर्ण होंगे क से लेकर कहाँ तक? तो क से लेकर के अंग तक। ठीक है, क से अंग तक। और इसके बाद बोला हकार। हकार का मतलब हो गया ह, और विसर्ग ऐसे लिखे जाते हैं संस्कृत में, विसर्ग। तो बोला कि ये सभी वर्णों के उच्चारण जो है कंठ से होते हैं। अकार यानी अ और अपैया, कवर्ग यानी क ख ग घ अंग यानी 5 वर्ण, और हकार यानी ह, और विसर्ग का उच्चारण किससे होते हैं? तो कंठ से होते हैं। किससे उच्चारण होते हैं? ये सभी वर्णों का उच्चारण जो होता है कंठ से होता है। और जिस वर्ण का उच्चारण, ध्यान दीजिएगा क्या बोल रहे हैं, अब कहता है कि जिस वर्ण का उच्चारण कंठ से होता है, जिन वर्ण का उच्चारण कंठ से होता है उसे क्या बोलते हैं? तो कंठ वर्ण बोलते हैं। यानी कंठ से उच्चारण होते हैं, इसलिए कौन वर्ण कहलाते हैं? तो कंठ वर्ण कहलाते हैं। ठीक है, तो वैसा वर्ण जिसका उच्चारण कंठ से होता हो वह क्या है? कंठ वर्ण है। या फिर जैसे आपको यहाँ लिखा हुआ है स्क्रीन पे वैसे भी आप लिख सकते हैं, लेकिन जो बोलते हैं उसे ध्यान में रखिएगा ताकि आपको याद हो जाए, तो बहुत अच्छी बात है। तो क्या बोले कि वैसा वर्ण जिसका उच्चारण कंठ से होता है उसे कंठ वर्ण बोलते हैं। ये तो बातें आप सभी लोगों को आ गया होगा, मेरे ख्याल से स्पष्ट है। चलिए अब दूसरे में चलते हैं। दूसरा बोलता है इचू यसाणाम तालु। ध्यान दीजिए, इचू यसाणाम तालु। क्या है? इचू यसाणाम तालु। इचू यसाणाम तालु। अब कहता है यहाँ क्या है? इचू, तो ई से हो गया इकार। ध्यान दीजिएगा, ई से इकार। चू से यानी कु से हुआ था कवर्ग, तो चू से क्या हो गया? चवर्ग। और यहाँ ह था तो ह से बनाए थे हकार, तो यहाँ है क्या? य, तो य से हो गया आकार, यकार हो गया। और यहाँ है सकार, तो यहाँ तालव्य सकार लिख दिया गया यानी कि सकार। ये सबके उच्चारण किससे होते हैं? तालु से होते हैं। किससे होते हैं? तालु से। इकार यानी ह्रस्व इकार हो या दीर्घिकार हो। चू यानी चवर्ग हो गया, च छ ज झ इं। और इसके बाद बोला यकार। यकार का मतलब य होता है। यकार यानी क्या होगा? तो य होगा। ठीक है,
क्योंकि हकार मतलब केवल ह हुआ था। और बोला कि सकार यानी कि स हो गया, तालब सकार। तो इन सभी वर्णों का उच्चारण क्या बोला गया, ध्यान दीजिएगा। बोला गया कि इन सभी वर्णों का उच्चारण अर्थात ह्रस्वीकार, दीर्घिकार, चवर्ग, यकार और तालब सकार, इन सभी वर्णों का उच्चारण तालु से होते हैं, इसलिए इसे तालब वर्ण कहते हैं। तालब वर्ण या क्या कहेंगे, वैसा वर्ण जिसका उच्चारण तालु से होता है उस वर्ण को तालब वर्ण कहते हैं। स्पष्ट है? चलिए आगे चलते हैं। अगला है, बोलता ऋतु रसाणाम मूर्धा। ध्यान दीजिएगा, ऋतु रसाणाम मूर्धा, ऋतु रसाणाम मूर्धा। तो री से हो गया ऋकार, टवर्ग, रकार एवं मूर्धन्य सकार। मूर्धा से जो वर्ण का उच्चारण होता है वो क्या है, ऋकार है। क्या ऋकार भी दो प्रकार के यहाँ मानिए, ह्रस्व वाला और दीर्घ वाला। टवर्ग यानी ट ठ ड ढ ण। इसके बाद रकार यानी र, और मूर्धन्य सकार यानी मूर्धन्य स जो आप कहते हैं वो मूर्धन्य सकार। ये सबका उच्चारण किससे होता है, तो मूर्धा से। किससे होता है उच्चारण, मूर्धा से। और जिस वर्ण का उच्चारण मूर्धा से होता है इसे हम क्या कहते हैं, तो मूर्धन्य वर्ण कहते हैं। या जिस वर्ण का उच्चारण मूर्धा से की जाए उसे मूर्धन्य वर्ण बोलते हैं। यानी मूर्धन्य वर्ण कौन हुए, तो रे हो गए, टवर्ग हो गए, र हो गए और मूर्धन्य सकार हो गए। ये सब क्या कहलाएंगे, तो मूर्धन्य वर्ण कहलाएंगे। ठीक है, आगे चलिए। इसके बाद है लितु लसा नाम दंता। बोलिएगा, लितु लसा नाम दंता। लितु लसा नाम दंता। तो लिरी, लिरी का मतलब हो गया कि केवल लिरी होगा, क्योंकि इसका जो है दीर्घ नहीं होता। तवर्ग, लकार और दंत सकार, इन सभी वर्णों का उच्चारण दंत से होता है, इसलिए इसे दंत वर्ण बोलते हैं। लिरी ऐसे आप देखते हैं, लिरी लिखा जाता है, लिरी ये हो गया। अब जो है तवर्ग क्या है, तो त थ द ध न वाला हो गया, त थ द ध न। इसके बाद क्या है, इसके बाद बोला लकार यानी ल। लकार यानी क्या हो गया, ल। और उसके बाद जो है दंत सकार यानी ये हो गया दंत सकार। ये सबका उच्चारण किससे होगा, तो दंत से होगा, यानी दांत से होगा। इसलिए इसे कौन वर्ण बोलते हैं, तो इसे दंत वर्ण बोलते हैं। कौन वर्ण बोलते हैं, तो दंत वर्ण बोलते हैं। यहाँ तक बातें स्पष्ट हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब है उपुपधमान्या नाम ओष्ठौ। कहता है कि उकार यानी ह्रस्व उकार हो या दीर्घ उकार, पवर्ग यानी प फ ब भ म, और उपधमाणीय जो क ख होता है, ये सब जो है उपधमाणी का, ये सब का प्रयोग जो है वेद में होता है। तो कहता है कि इन सभी वर्णों का उच्चारण किससे होता है, तो ओष्ठ से होता है, और इसलिए इसे क्या कहते हैं, तो ओष्ठ वर्ण कहते हैं। वैसा वर्ण जिसका उच्चारण ओष्ठ से होता हो उसे ओष्ठ वर्ण कहते हैं। ठीक है, आगे बढ़ा जाए। आगे कहता है यमगणनम नानाम, यमगणनम नानाम, यमगणनम नाम नाम, यमगणन नानाम नासिका च। बोलता कि वर्ग के पांचवें वर्ण जैसे अंग, इय, ण, न, म, ये सभी वर्ग यानी 5 वर्ग है, क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग। तो क वर्ग का 5वां वर्ण अंग है, च वर्ग का 5वां वर्ण इय है, ट वर्ग का ण है, त वर्ग का न है और प वर्ग का म है। कहता है कि वर्ग के 5वें वर्ण के उच्चारण नासिका से होते हैं। किससे होते हैं, नासिका से। नासिका यानी नाक, इसलिए इसे क्या बोलते हैं, तो अनुनासिक वर्ण बोलते हैं। कौन वर्ण बोलते हैं, तो अनुनासिक वर्ण बोलते हैं। अब अनुनासिक वर्ण क्या है, तो जिसका उच्चारण नासिका से होता है उसे अनुनासिक वर्ण बोलते हैं। इसके अतिरिक्त यानी इसके अलावा, नासिका से तो उच्चारण होंगे, इसके अलावा जिस वर्ग के वो होंगे, मानिए कि अंग जो है कवर का अंतिम वर्ण है, 5वां वर्ण है, तो अपने वर्ग के अनुसार इसका कंठ, तालु, मूर्धा, दंत एवं ओष्ठ भी उच्चारण स्थान होंगे। यहाँ देखिए नासिका के बाद च लिखने का अभिप्राय यही है कि अपने वर्ग भी होगा,
लिखने का अभिप्राय यही है। तो अंग का बोले तो नासिका और कंठ कहना चाहिए। अंग का उच्चारण क्या होगा? नासिका तो आप जान रहे हैं, तो नासिका के साथ कंठ भी बोलना, नासिका और कंठ है। य का नासिका और तालु है, ण का नासिका और ओष्ठ है ना? नहीं, गड़बड़ है। ण का क्या है? तो नासिका और मूर्धा है, और न का क्या है? तो नासिका और दंत है, और म का क्या है? नासिका और क्या? कंठ। तालु, जोर से बोलो ना छोटू, नहीं पता? अच्छा, ओष्ठ होगा, यानी कि म का क्या होगा? नासिका और ओष्ठ होगा। इस प्रकार से आपको यहाँ तक बातें समझ में आ गई होगी। आगे देखते हैं। अब है जिह्वा मूली। ये 10वीं के लिए नहीं है, लेकिन सुन लीजिए। जिह्वा मूल्य से जिह्वा मूलम कहता है कि जिह्वा मूल्य वर्ण का उच्चारण स्थान जिह्वा का मूल भाग है, यानी मूल है। और जिह्वा मूल का अर्थ होता है जिह्वा जहाँ से प्रारंभ होते हैं। देखो, जीभ तो यहाँ से प्रारंभ होता है ना, यहाँ से जो है जीभ प्रारंभ होता है। तो जिह्वा मूली का उच्चारण क्या हो रहा है? तो जिह्वा मूल। और जिह्वा मूल का अर्थ क्या है? तो जहाँ से जीभ का मूल है, यानी प्रारंभ, उसे जिह्वा मूल कहते हैं। और जो है जिसका उच्चारण जिह्वा मूलीय से हो रहा है, उसे जिह्वा मूलीय वर्ण कहा जाता है। और यहाँ है नासिका अनुस्वारस्य। कहता है कि अनुस्वार का उच्चारण नासिका से होता है, इसलिए इसे अनुस्वार को अनुनासिक वर्ण कहते हैं। जो अनुनासिक वर्ण ऐसे लिखते हैं ना, ए, तो इसे क्या बोलते हैं? अनुस्वार बोलते हैं। अनुस्वार हिंदी लिखते हैं तो हिंदी में वो बिंदी जो लगाते हैं वो अनुस्वार है, ठीक है? तो इसे अनुनासिक वर्ण बोलते हैं। आगे आइए। ये दैतोह कंठ तालु। ये दैतोह कंठ तालु कहता है कि एकार और ऐकार, ए का मतलब ए हो गया और ऐ का मतलब क्या हो गया? ऐ। ये दोनों का उच्चारण कंठ तथा तालु से होते हैं, इसीलिए इसे कंठ और तालव्य वर्ण कहते हैं। कौन वर्ण कहते हैं? तो कंठ और तालव्य वर्ण कहते हैं। अब यहाँ ये देखिए कि कंठ और तालव्य कैसे हो सकता है। तो ए जो है अ और ई को मिला करके ए बनते हैं, ध्यान दीजिएगा। अ और ई को मिला करके ए बनते हैं, तो अ का उच्चारण स्थान कंठ है और ई का क्या है? तो तालु है, इसलिए कंठ और तालु हो गए। तो ए जो है कंठ और तालु से अगर बोले जाते तो ए भी तो ऐसा ही है, तो इसलिए इसे कंठ और तालु से बोला जाता है। क्यों? क्योंकि अ और ई को मिल करके ए बना है, तो अ का उच्चारण स्थान कंठ और ई का तालु है, इसलिए कंठ और तालु कहा गया। और जिसका उच्चारण कंठ और तालु से होता है उस वर्ण को कंठ तालव्य वर्ण कहा जाता है, या कहते हैं। बातें स्पष्ट हैं? चलिए, बहुत बढ़िया। इसके बाद कहता है ओ दौतोह कंठोष्ठम। ध्यान दीजिएगा, बोला ओ दौतोह कंठोष्ठम, यानी ओकार और औकार का उच्चारण कंठ और ओष्ठ से होता है, इसलिए इसे कंठ और ओष्ठ कहते हैं। तो इसके लिए भी सुनिए। अ और उ को मिला करके ओ बना है, अ और उ को मिलाकर क्या बनाते हैं? ओ बनाते हैं। तो अ का उच्चारण क्या है? तो कंठ है, और उ का क्या है? ओष्ठ है। तो अ उ को मिला करके ओ बनाते हैं, तो अ का कंठ और उ का ओष्ठ है, तो कंठ और ओष्ठ होना ही चाहिए। और जो है ओ जो है कंठ और ओष्ठ से मिलकर बना है, और इसका उच्चारण स्थान कंठ ओष्ठ है, इसलिए इस वर्ण को कंठ ओष्ठ वर्ण कहा जाता है। अब ओ का है तो औ में भी वही गुण है, औ में भी उसी प्रकार क्या गुण पाया जाता है, क्योंकि अ और ओ को मिला करके औ बनाई जाती है ना, यानी अ और ओ को मिलाएंगे तो औ बनेगा। तो इसलिए इसका भी उच्चारण क्या हो जाता है? कंठ और ओष्ठ ही होता है। ये दोनों कंठ ओष्ठ वर्ण है, ठीक है? अब जो है आगे देखेंगे 11 नंबर पर जो है वकारस्य दंतोष्ठम। वकार का मतलब होता है व का उच्चारण दंत और ओष्ठ से होता है, इसलिए व को दंतोष्ठ वर्ण कहा जाता है, ठीक है? अनुनासिक वर्ण के बारे में अब सुनिए। एक सूत्र है मुख नासिका वचनोनुनासिका। मुख एवं नासिका यानी नाक, मुख का मतलब हो गया मुंह और नासिका यानी नाक, एक साथ जिन वर्णों का उच्चारण होता है उन्हें अनुनासिक वर्ण बोलते हैं। जैसे अंग को हम लोग देखे थे, इया को देखे, ण को देखे, न को देखे, म को। ये क्या है? मुख के साथ नासिका से भी उच्चारण हो रहे थे। नासिका का मतलब क्या हो गया? कि नाक से। और मुख का मतलब कि अपने वर्ग का तो था ना, जैसे कवर का है तो कंठ से होगा, तो नासिका और कंठ बोले उसे अनुनासिक वर्ण बोलेंगे, ठीक है? अब एक और नाम आया है
अननुनासिक, निर्नुनासिक वर्ण, केवल मुंह से उच्चारित होने वाला जो वर्ण होगा उसे निर्नुनासिक वर्ण कहेंगे या अननुनासिक कहेंगे। अनुनासिक का मतलब है, अनुनासिक मतलब जो नासिका और मुख से हो उसे अनुनासिक वर्ण कहेंगे, लेकिन जो केवल मुंह से हो उसे अननुनासिक बोलेंगे या निर्नुनासिक बोलेंगे, निर्नुनासिक। यहाँ तक आशा करता हूँ कि बातें आपको समझ में आए होंगे। तो एक बार फटाफट मैं फिर से आपको दिखा देता हूँ, यानी उच्चारण करके सुना देता हूँ, आप लोग सुन लेंगे। देखिए, वर्णों के उच्चारण स्थान हम लोग देखे हैं। सूत्र क्या है? अकुह विसर्जनीया नाम कंठः। क्या बोलेंगे? अकुह विसर्जनीया नाम कंठः। अकार कवर्ग हकार विसर्ग, ये सबका उच्चारण किससे हो रहा था? तो कंठ से हो रहा था, इसलिए इसे कंठ वर्ण की संज्ञा दी गई है, यानी कंठ वर्ण कहते हैं। दूसरा नंबर पर था ईचु यसा नाम तालु। इकार चवर्ग यकार सकार, इकार चवर्ग यकार सकार, यानी इकार चवर्ग यकार और तालब सकार का उच्चारण तालु से होते हैं, इसलिए इसे तालब वर्ण कहते हैं। ऋतु रसानाम मूर्धा, ऋतु रसानाम मूर्धा, ऋकार टवर्ग रकार सकार, यानी ऋकार का टवर का रकार का और मूर्धन्य सकार का उच्चारण मूर्धा से होते हैं, इसलिए इसे मूर्धन्य वर्ण की संज्ञा दी गई है, मूर्धन्य वर्ण कहलाते हैं, कहे जाते हैं। लितु लसानाम दंता, ऋकार तवर्ग लकार सकार, ये सब के उच्चारण किससे हैं? दांत से, यानी दांत से है, इसलिए इसे दंत वर्ण कहते हैं। उपपदमानिया नामोष्ठौ, हरस उकार दीर्घुकार पवर्ग का उच्चारण किस हो रहे हैं? तो ओष्ठ से हो रहे हैं, इसलिए इसे ओष्ठ वर्ण बोले हैं। यमगणनम नाम नासिका च, वर्ग के 5वें वर्णों का उच्चारण नासिका से तथा अपने वर्ग से किए जाते हैं, इसलिए इसे अनुनासिक वर्ण की संज्ञा दी गई है। ठीक है। इसके बाद जिह्वा मूल्य के बारे में बताए हैं कि जिह्वा का जो मूल भाग से आरंभ होता है। नासिका अनुस्वारम में क्या हमने आपको बताया कि वैसा वर्ण जिसका उच्चारण नासिका से केवल हो उसे अनुस्वार बोले हैं, अनुनासिक वर्ण कहा गया है। ए दैतोह कंठ तालु, एकार का उच्चारण कंठ और तालु से हुए, इसलिए कंठ तालब वर्ण कहे। इसके बाद है उदौतोह कंठोष्ठम, तो ओकार और औकार का उच्चारण कंठ और ओष्ठ से हो रहा है, इसलिए इसे कंठोष्ठ वर्ण कहे हैं। और वकार का उच्चारण जो है दंत ओष्ठ से किए गए हैं। इसके बाद अननुनासिक और निर्नुनासिक बोलते हैं, जो केवल मुख से उच्चारित होते हैं, जैसे क ख ग घ च छ ज झ, ये सबको क्या बोलेंगे? अननुनासिक बोलेंगे या निर्नुनासिक बोलेंगे। इस प्रकार से आपका वर्ण का जो है वर्णों का उच्चारण समाप्त होता है। फिर आपको अगर कोई भी वैसा टॉपिक हो जो आपको पहले बताया गया हो, वो आपको समझ में नहीं आया हो, तो आप एक बार जो है बता देंगे, तो क्लास के बाद भी मैं इसे रिकॉर्ड करके आपको अपलोड करने का काम करेंगे और उस पर वीडियो बना देंगे। आपको समझना हमारा क्या है, तो लक्ष्य है कि आप बारीकी से उस बात को समझ जाए जो मैं समझाना चाहता हूँ। तो आशा करता हूँ कि आपको समझ में आ गए होंगे। अगर आपको समझ में आ गए तो कमेंट के माध्यम से आप बताने का प्रयास करेंगे। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमः संस्कृताय। जय तु संस्कृतम, जय तु भारतम।